लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन के थर्ड लॉ से ही डेवलप हुआ है। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो समझा ही होगा। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। लेट सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है 1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है 2 और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की साइड मूव कर रहे हैं। मान लेते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2। लेट सपोज दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर u1 एंड u2 इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। मान लेते हैं कि वो फोर्स हैं F1 एंड F2। F1 ऑब्जेक्ट 2 पर ऑब्जेक्ट 1 द्वारा लगाई गई फोर्स है और F2 ऑब्जेक्ट 1 पर ऑब्जेक्ट 2 द्वारा लगाई गई फोर्स है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगने पर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है। मान लेते हैं कि फोर्स के कारण दोनों ऑब्जेक्ट पर A1 एंड A2 एक्सेलरेशन लगता है। इसके साथ ही ये मान लेते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर T1 एंड T2 टाइम के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं। अब एक बात ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ जो टाइम T1 एंड T2 हैं ये दोनों टाइम एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि जितने समय के लिए ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 पर फोर्स अप्लाई करता है उतने ही समय के लिए ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 पर भी फोर्स अप्लाई करेगा। अब इस सिचुएशन को न्यूटन के थर्ड लॉ से रिलेट करके देखते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो वो एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की साइड आ रहे हैं तो F1 नेगेटिव F2 के इक्वल होगा। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। सो इस फॉर्मूले से F1 और F2 की वैल्यू निकालने पर हमें मिलेगा m1a1 इक्वल टू माइनस m2a2। बट हमें एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला पता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के इस फॉर्मूले का यूज करने पर हमें मिलेगा m1 इन ब्रैकेट v1 माइनस u1 डिवाइड में t1 इक्वल टू माइनस m2 इन ब्रैकेट v2 माइनस u2 डिवाइड बाई t2। अब क्योंकि t1 और t2 तो इक्वल हैं इसलिए हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने पर इक्वेशन हमें मिलेगी m1 इन ब्रैकेट v1 माइनस u1 इक्वल टू माइनस m2 इन ब्रैकेट v2 माइनस u2। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। अब फाइनल वेलोसिटी यानी v1 एंड v2 वाली टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। ऐसा करने पर हमें इक्वेशन मिलेगी m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। और यही होगा हमारा फाइनल रिजल्ट जो शो करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। हम सब ने मोमेंटम का फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। मोमेंटम इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी। इट मीन्स p इज इक्वल टू m इंटू v। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है वो शो करता है कोलिजन यानी टकराने के बाद का मोमेंटम, और जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है वो शो करता है कोलिजन यानी ऑब्जेक्ट के टकराने से पहले का मोमेंटम। इट मीन्स टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन के। इस रिलेशन को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होता है। अब यहाँ एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इट मीन्स एज्यूम करके चलना है कि यहाँ ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे आपको हमारी अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।